नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ श्री लाल शुक्ल का लिखा उपन्यास राग दरबारी का चौथा भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। तुम कहोगे कि उसमें तो मैं 2 साल पहले भी था, पर मुझे तो शिवपालगंज में इस क्लास से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं सूझ पड़ता। तुम जानते नहीं हो दादा, इस देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल बेकार है। बड़े बड़े नेता यही करते हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। फिर तुम इस कॉलेज का हाल नहीं जानते। लुच्चों और सौदों का अड्डा है। मास्टर बहाना बनाकर पढ़ाना लिखाना छोड़कर सिर्फ पॉलिटिक्स भिड़ाते हैं। दिन रात पिताजी की नाक में दम किए रहते हैं। ये करो वह करो, तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी गर्दन पर मालिश करो। यहाँ भला कोई इम्तहान में पास हो सकता है? भला है? कुछ बेशर्म लड़के भी हैं जो कभी कभी इम्तहान पास कर लेते हैं, पर उससे कमरे में अंदर वैद्य जी मरीजों को दवा दे रहे थे। अचानक वे वहीं से बोले, शांत रहो रूपन, इस कुव्यवस्था का अंत होने वाला ही नहीं है। जान पड़ता है कि आकाशवाणी हो रही है। घबराओ नहीं वसुदेव, कंस का काल पैदा होने वाला है। रूपन बाबू शांत हो गए। रमानाथ ने कमरे की ओर मुंह करके जोर से पूछा, मामा जी, आपका इस कॉलेज से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक? कमरे में वैद्य जी की हंसी बड़े जोर से गूंजी। तुम जानना चाहते हो कि मेरा इस कॉलेज से क्या संबंध है? रूपन रंगनाथ की जिज्ञासा शांत करो। रूपन ने बड़े कारोबारी ढंग से कहा, पिताजी कॉलेज के मैनेजर हैं। मास्टरों का आना जाना इन्हीं के हाथ में है। रंगनाथ के चेहरे पर अपनी बात का असर पढ़ते हुए उन्होंने फिर कहा, ऐसे मैनेजर पूरे मुल्क में नहीं मिलेगा। सीधे के लिए बिल्कुल सीधे हैं और हरामी के लिए खानदानी हरामी। रंगनाथ ने ये सूचना चुपचाप हजम कर ली और सिर्फ कुछ कहने की गरज से बोला और ऑपरेटिव यूनियन के क्या हाल हैं? मामा जी, उसके भी कुछ ऐसे ही हैं। ये नहीं है, रूपन बाबू ने जरा तीखेपन से कहा। मैनेजिंग डायरेक्टर थे और हैं और रहेंगे। वैद्य जी थे और हैं और रहेंगे। अंग्रेज़ों के ज़माने में वे अंग्रेज़ों के लिए श्रद्धा दिखाते थे। ऐसी हुकूमत के दिनों में वे ऐसी हाकिमों के लिए श्रद्धा दिखाने लगे। वे देश के पुराने सेवक थे। पिछले महायुद्ध के दिनों में जब देश को जापान से खतरा पैदा हो गया, उन्होंने सुदूर पूर्व में लड़ने के लिए बहुत से सिपाही भर्ती कराए। अब जरूरत पड़ने पर रातों रात वे अपने राजनीतिक गुट में सैकड़ों सदस्य भर्ती करा देते हैं। पहले भी वे जनता की सेवा जज की इजलास में जूरी और असेजर बनकर दीवानी के मुकदमों जायदादों में सिपुर्ददार होकर और गांव के जमींदारों में लंबरदार के रूप में रहे। अब वे कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉलेज के मैनेजर थे। वास्तव में वे इस पदों पर काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पदों का लालच नहीं था, पर उस क्षेत्र में जिम्मेदारी के इन कार्यों को निभाने वाला कोई आदमी ही नहीं था। और वहाँ कितने नवयुवक थे, वे पूरे देश के नवयुवकों की तरह निकम्मे थे। इसीलिए उन्हें बुढ़ापे में इन पदों को संभालना पड़ा था। बुढ़ापा? वैद्य जी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल तो सिर्फ अर्थमेटिक और मजबूरी के कारण करना पड़ा, क्योंकि गिनती में उनकी उम्र 62 साल हो गई थी। पर राजधानियों में रहकर देश सेवा करने वाले सैकड़ों महापुरुषों की तरह वे भी ऊपर से बावजूद बूढ़े नहीं हुए थे। वे भी उम्र के बावजूद बूढ़े नहीं हुए थे। और उन्हीं महापुरुषों की तरह वैद्य जी की ये प्रतिज्ञा थी कि हम बूढ़े तब होंगे जब हम मर जाएंगे, और जब तक लोग हमें यकीन न दिला दें कि तुम मर गए हो, तब तक अपने को जीवित ही समझेंगे और देश सेवा करते रहेंगे। हर बड़े राजनीतिक की तरह राजनीति से नफरत करते थे और राजनीतिज्ञों का मजाक उड़ाते थे। गांधी की तरह अपनी राजनीतिक पार्टी में उन्होंने पद नहीं लिया था, क्योंकि वे वहाँ नए खून को प्रोत्साहित करना चाहते थे। पर कोऑपरेटिव और कॉलेज के मामलों में लोगों ने उन्हें मजबूर कर दिया। उन्होंने मजबूर होना स्वीकार कर लिया था।
वैद्य जी का एक पेशा सेवक था। वैद्य जी ने उन्हें दो नुस्खे खास तौर से आते थे। वैद्यक में उन्हें दो नुस्खे खास तौर से आते थे, गरीबों का मुफ्त इलाज और फ़ायदा ना हो तो दाम वापस। इन नुस्खों से दूसरों को जो आराम मिलता वह तो दूसरी बात है, खुद वैद्य जी को भी आराम की कमी नहीं थी। उन्होंने रोगों के दो वर्ग बना रखे थे, प्रकट रोग, गुप्त रोग। उन्होंने रोगों के दो वर्ग बना रखे थे, प्रकट रोग और गुप्त रोग। वे प्रकट रोगों की प्रकट रूप में और गुप्त रोगों की गुप्त रूप में चिकित्सा करते थे। रोगी के मामले में उनकी एक यह थ्योरी थी कि सभी रोग ब्रह्मचर्य के नाश से पैदा होते हैं। कॉलेज के लड़कों का तेजहीन मरियल चेहरा देखकर वे प्रायः इस थ्योरी की बात करने लगते थे। अगर कोई कह देता कि लड़कों की तंदुरुस्ती गरीबी और अच्छी खुराक न मिलने से बिगड़ी हुई है, तो वे समझते थे कि घुमाकर ब्रह्मचर्य के महत्व को अस्वीकार कर रहा है। चूँकि ब्रह्मचर्य को न मानने वाला बदचलन होता है, इसलिए गरीबी और खुराक की कमी की बात करने वाला भी बदचलन है। ब्रह्मचर्य के नाश का क्या नतीजा होता है, इस विषय पर वे बड़ा खौफनाक भाषण देते थे। सुकरात ने शायद उन्हें या किसी दूसरे को बताया था कि जिंदगी में 3 बार के बाद चौथी बार ब्रह्मचर्य का नाश करना हो तो पहले अपनी कब्र खोद लेनी चाहिए। इस इंटरव्यू का हाल वे इतने सचित्र ढंग से पेश करते थे कि लगता था ब्रह्मचर्य पर सुकरात उनके आज भी अवैतनिक सलाहकार हैं। उनकी राय में ब्रह्मचर्य न रखने से सबसे बड़ा हर्ज यही होता है कि आदमी बाद में चाहने पर भी ब्रह्मचर्य का नाश करने लायक नहीं रह जाता। संक्षेप में उनकी राय थी कि ब्रह्मचर्य का नाश करने के लिए ब्रह्मचर्य का नाश न होने देना चाहिए। उनके इन भाषणों को सुनकर कॉलेज के 3/4 लड़के अपने जीवन से निराश हो चले थे, पर उन्होंने एक साथ आत्महत्या नहीं की थी, क्योंकि वैद्य जी के दवा खाने पर एक विज्ञापन है, जीवन में निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। आशा किसी लड़की का नाम होता तब भी लड़के ये विज्ञापन पढ़कर इतने उत्साहित न होते, पर वे जानते थे कि संदेश एक गोली की ओर से आ रहा है और जो देखने में बकरी की लेनी जैसी होगी, पर पेट में जाते ही रगों में बिजली सी दौड़ाने लगती है। एक दिन उन्होंने रंगनाथ को भी ब्रह्मचर्य के लाभ समझाए। उन्होंने एक अजीब सा शरीर विज्ञान बताया, जिसके हिसाब से कई मन खाने से कुछ सटीक रस बनता है। रस तो रक्त से कुछ और इस तरह आखिर में वीर्य की एक बूंद बनती है। उन्होंने साबित किया कि वीर्य को एक बूंद बनाने में जितना खर्च होता है, उतना एक एटम बम बनाने में भी नहीं होता। रंगनाथ को जान पड़ा कि हिंदुस्तान के पास अगर कोई कीमती चीज़ है तो वीर्य है। उन्होंने कहा कि वीर्य के 1000 दुश्मन हैं और सभी लूटने पर आमादा हैं। अगर कोई किसी तरकीब से अपना वीर्य बचा ले जाए तो समझो पूरा चरित्र बचा ले गया। उनकी बातों से लगा कि हिंदुस्तान में वीर रक्षा पर बड़ा जोर था और एक ओर घी दूध की तो दूसरी ओर वीर की नदियां बहती थी। उन्होंने आखिर में एक श्लोक पढ़ा जिसका मतलब था कि वीर की एक बूंद गिरने पर आदमी मर जाता है और एक बूंद उठा लेने में जिंदगी हासिल करता है। संस्कृत सुनते ही शनिचर ने हाथ जोड़कर कहा, जय भगवान की। अपने सिर जमीन पर टेक दिए। अपना सिर उसने जमीन पर टेक दिया और श्रद्धा के आवेग में अपना पिछला हिस्सा छत की ओर उठा लिया। वैद्य जी और भी जोश में आ गए। रंगनाथ से बोले, ब्रह्मचर्य के तेज का क्या कहना? कुछ दिन बाद शीशे में अपना मुंह देखना तब ज्ञात होगा। रंगनाथ सिर हिलाकर अंदर जाने को उठ खड़ा हुआ। अपने मामा के इस स्वभाव को वह पहले से जानता था। रूपन बाबू दरवाजे के पास खड़े थे। उन पर वैद्य जी के भाषण का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने रंगनाथ से फुसफुसाकर कहा, मुंह पर तेज लाने के लिए आजकल ब्रह्मचर्य की क्या ज़रूरत? वह तो क्रीम पाउडर के इस्तेमाल से भी आ सकता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत की ईजाद दीवानी की अदालत में हुई है, ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर न मरे कि उनका मुकदमा अधूरा ही पड़ा रहा। इसके सहारे वे सोचते हुए चैन से मर सकते हैं
मुकदमे का फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है। वैद्य जी की बैठक के बाहर चबूतरे पर जो आदमी इस समय बैठा था, उसने लगभग 7 साल पहले दीवानी का एक मुकदमा दायर किया था। इसलिए स्वाभाविक था कि वह अपनी बात में पुनर्जन्म के पाप, भाग्य, भगवान, अगले जन्म के कार्यक्रम आदि का नियमित रूप से हवाला देता। उसको लोग लंगड़ कहते थे। माथे पर कबीरपंथी तिलक, गले में तुलसी की कंठी, आंधी पानी झेला हुआ दढ़ियल चेहरा, दुबली पतली देह, मिर्जई पहने हुए, एक पैर घुटने के पास से कटा था, जिसकी कमी एक लाठी से पूरी हो गई थी। चेहरे पर पुराने जमाने के उन ईसाई संतों का भाव जो रोज अपने हाथ से अपनी पीठ पर खींचकर 100 कोड़े मारते हों। उसकी ओर सनीचर ने भंग का एक गिलास बढ़ाया और कहा, लो भाई लंगड़, पी जाओ, इसमें बड़े बड़े माल पड़े हैं। लंगड़ ने आंखें मूंद कर इनकार किया और थोड़ी देर दोनों में बहस होती रही, जिसका संबंध भंग की गरिमा, बादाम मुनक्के के लाभ, जीवन की क्षण भंगुरता, भोग और त्याग जैसे दार्शनिक विषयों से था। बहस के अंत में सनीचर ने अपना दूसरा हाथ अंडरवियर में पोंछकर सभी तर्कों से छुटकारा पा लिया और सांसारिक विषयों के प्रति उदासीन दिखाते हुए भुनभुनाकर कहा, पीना हो तो सटाक से गटक जाओ, न पीना हो तो तुम हमारे ठेंगे से। लंगड़ ने जोर से सांस खींची और आंखें मूंद लीं, जो कि आत्मदया से पीड़ित व्यक्तियों से लेकर ज़्यादा खा जाने वालों तक में भाव प्रदर्शन की एक बड़ी ही लोकप्रिय मुद्रा मानी जाती है। सनीचर ने उसे छोड़ दिया और एक ऐसी बंदर छाप छलांग लगाकर जो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत को पुष्ट करती थी, बैठक के भीतरी हिस्से पर हमला किया, जहां प्रिंसिपल साहब, क्लर्क, वैद्य जी, रंगनाथ आदि बैठे हुए थे। दिन के 10 बजने वाले थे। सनीचर ने भंग का वही गिलास अब प्रिंसिपल साहब की ओर बढ़ाया और वही बात कही, ले लो, पी जाइए मास्टर साहब, इसमें बड़े बड़े माल पड़े हैं, और उसकी गुणवत्ता भी बताने लगा। वैद्य जी ने स्नेहपूर्वक कहा, संध्या काल पुनः लीजिएगा। प्रिंसिपल साहब ने वैद्य जी से कहा, कॉलेज का काम छोड़ कर आया हूँ, इसे शाम के लिए रखा जाए। कॉलेज छोड़ कर आया हूँ, वे फिर बोले। रूपन बाबू कॉलेज जाने के लिए घर से तैयार होकर निकले। रोज की तरह कंधे पर पड़ा हुआ धोती का छोर, बुश शर्ट और उसकी फिलॉसफी के अनुसार मैली होने के बावजूद कीमती होने के कारण पहनी जा सकती थी। इस समय पान खा लिया था और बाल संभाल लिए थे। हाथ में एक छोटी सी किताब जो खास तौर से नागरिक शास्त्र के घंटे में पढ़ी जाती थी और जिसका नाम जेवी जासूस था। जेब में जो 2 फाउंटेन पेन, एक लाल और एक नीली स्याही का, दोनों बिना स्याही के। कलाई में घड़ी जो सिद्ध करती थी कि जो जुआ खेलता है उसकी घड़ी तक रेहन हो जाती है, और जो जुआड़ियों का माल रेहन रखता है उसे कीमती घड़ी 10 रुपए में मिल जाती है। रूपन बाबू ने प्रिंसिपल साहब की बात बाहर निकलते निकलते सुन ली थी। वे कहीं से बोले, कॉलेज तो आप हमेशा छोड़े ही रहते हैं। वह तो कॉलेज ही है कि आपको नहीं छोड़ता। प्रिंसिपल साहब झेपे, इसलिए हंसे और जोर से बोले, रूपन बाबू बात पक्की कहते हैं। सनीचर ने उछल कर उसकी कलाई पकड़ ली। किलक कर कहा, तो लीजिए, इसी बात पर चढ़ा जाइए एक गिलास। वैद्य जी संतोष से प्रिंसिपल का भंग पीना देखते रहे। पीकर प्रिंसिपल साहब बोले, सचमुच ही बड़े बड़े माल पड़े हैं। वैद्य जी ने कहा, भंग तो नाम मात्र को है और नहीं भी है, वास्तविक द्रव्य तो बादाम, मुनक्का और पिस्ता में है। बादाम बुद्धि और वीर्य को बढ़ाता है, मुनक्का रेचक है, इसमें इलायची भी पड़ी है, इसका प्रभाव शीतल है, इससे वीर्य फटता नहीं, ठोस और स्थिर रहता है। मैं तो इसी पेय का एक छोटा सा प्रयोग रंगनाथ पर भी कर रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब ने गर्दन उठाकर कुछ पूछना चाहा, पर वे पहले ही कह चले। इन्हें कुछ दिन हुए ज्वर रहने लगा था, सख्त क्षीण हो चली थी, इसीलिए मैंने यहाँ बुला लिया। इसके लिए नित्य एक कार्यक्रम बना दिया गया है। पौष्टिक द्रव्यों में बादाम का सेवन भी है, 2 पत्ती भंग की भी। देखना है 6 मास के पश्चात जब ये यहाँ से जाएंगे तो क्या होकर जाएंगे। कॉलेज के क्लर्क ने कहा, छछूंदर जैसे आए थे गैड़ा बनकर जाएंगे, देख लेना चाचा। अब कभी क्लर्क वैद्य जी को चाचा कहता
प्रिंसिपल साहब को अफसोस होता कि वे उन्हें अपना बाप नहीं कह पाते। उनका चेहरा उदास हो गया। वे सामने पड़ी हुई फाइलें उलटने लगे। तब तक लंगर दरवाजे पर आ गया। शास्त्रों में शूद्रों के लिए जिस आचरण का विधान है, उसके अनुसार चौखट पर मुर्गी बनकर उसने वैद्य जी को प्रणाम किया। इससे प्रकट हुआ कि हमारे यहाँ आज भी शास्त्र सर्वोपरि है और जाति प्रथा मिटाने की सारी कोशिशें अगर फरेब नहीं हैं तो रोमांटिक कार्रवाइयाँ हैं। लंगड़ ने भीख जैसी मांगते हुए कहा, तो जाता हूँ बापू। वैद्य जी ने कहा, जाओ भाई, तुम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, लड़ते जाओ। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बताइए, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? लंगड़ ने स्वाभाविक ढंग से कहा, ठीक ही है बापू, ऐसी लड़ाई में तुम क्या करोगे? जब कोई सिफारिश की बात होगी तब आकर तुम्हारी चौखट पर सिर रगड़ूंगा। जमीन तक झुककर उसने उन्हें फिर से प्रणाम किया और एक पैर पर लाठी के सहारे झूलता हुआ चला गया। वैद्य जी जोर से हंसे, बोले, इसकी भी बुद्धि बालकों जैसी है। वे बहुत कम हंसते थे। रंगनाथ ने चौंक कर कहा। हंसते ही वैद्य जी का चेहरा मुलायम हो गया। नेताजी की जगह भल मनसाहत ने ले ली। एक आचारवान महापुरुष की जगह वे वध चलन जैसे दिखने लगे। रंगनाथ ने पूछा, ये लड़ाई कैसी लड़ रहा है? ये कैसी लड़ाई लड़ रहा है? प्रिंसिपल साहब सामने फैली हुई फाइलें और चेक बुकें, जिनकी आड़ में वे कभी कभी वहाँ सवेरे सवेरे भंग पीने के लिए आते, ये समेटने लगे थे। हाथ रोक कर बोले, इसे तहसील से एक दस्तावेज की नकल लेनी है। इसने कसम खाई है कि मैं रिश्वत ना दूंगा और कायदे से ही नकल लूँगा। उधर नकल बाबू ने कसम खाई है कि मैं रिश्वत ना लूँगा और कायदे से ही नकल दूंगा। इसी की लड़ाई चल रही है। रंगनाथ ने इतिहास में एमए किया था और न जाने कितनी लड़ाइयों के कारण पढ़े थे। सिकंदर ने भारत पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया था। पुरु ने उसका कब्जा न होने पाए, इसीलिए प्रतिरोध किया था। इसी कारण लड़ाई हुई थी। अलाउद्दीन ने कहा था, मैं पद्मिनी को लूँगा। राजा ने कहा, मैं पद्मिनी को नहीं दूंगा, इसलिए लड़ाई हुई थी। सभी लड़ाइयों की जड़ में यही बात थी। एक पक्ष कहता था लूँगा, दूसरा कहता था नहीं दूंगा। इसी पर लड़ाई होती थी। पर यहाँ लंगड़ कहता था धर्म से नकल लूँगा, बाबू कहता था धर्म से नकल दूंगा। फिर भी लड़ाई चल रही है। रंगनाथ ने प्रिंसिपल साहब से इस ऐतिहासिक विपर्य का मतलब पूछा। उसके दबाव में उन्होंने अवधि में एक कहावत कही, जिसका शाब्दिक अर्थ था, हाथी आते हैं घोड़े जाते हैं, बेचारे ऊँट गोते खाते हैं। ये कहावत शायद किसी जिंदा अजायब घर पर कही गई थी, पर रंगनाथ इतना तो समझ ही गया कि इशारा किसी सरकारी दफ्तर की लंबाई चौड़ाई और गहराई की ओर है। फिर भी वह लंगड़ और नकल बाबू के बीच चलने वाले धर्म युद्ध की डिजाइन नहीं समझ पाया। उसने अपना सवाल और स्पष्ट रूप से प्रिंसिपल साहब के सामने पेश किया। उनकी ओर से क्लर्क बोला, ये गजहों के चोचले हैं, मुश्किल से समझ में आते हैं। लंगड़ यहाँ से 5 कोस दूर एक गांव का रहने वाला है। बीवी मर चुकी है। लड़कों से वह नाराज है और उन्हें अपने लिए मरा हुआ समझ चुका है। भगत आदमी है, कबीर और दादू के भजन गाया करता। गाते गाते थक गया तो बैठे ठाले एक दीवानी मुकदमा दायर कर बैठा। मुकदमे के लिए एक पुराने फैसले की नकल चाहिए। उसके लिए पहले तहसील में दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त में कुछ कमी रह गई, इसलिए वह खारिज हो गई। इस पर इसने दूसरी दरख्वास्त दी। कुछ दिन हुए तहसील में नकल लेने गया। नकलन भी चिड़ी मार निकला। उसने 5 रुपए मांगे। लंगड़ बोला कि रेट 2 रुपए का है। इसी पर बहस हो गई। 2-4 वकील वहाँ खड़े थे। उन्होंने पहले नकलन बीस से कहा कि भाई 2 रुपए में ही मान जाओ, ये बेचारा लंगड़ा है, नकल लेकर तुम्हारे गुण गाएगा। पर वह अपनी बात से बाल बराबर भी नहीं खिसका। एकदम से मर्द बन गया और बोला कि मर्द की बात एक होती है, जो कह दिया वही लूँगा।
तब वकीलों ने लंगड़ को समझाया। बोले कि नकल बाबू भी घर गृहस्थीदार आदमी हैं, लड़कियां बेहदनी हैं, इसीलिए रेट बढ़ा दिया है, मान जाओ और 5 रुपए दे दो। पर वह भी ऐठ गया, बोला कि अब यही होता है, तनख्वाह तो दारू कलिया पर खर्च करते हैं और लड़कियां ब्याहने के लिए घूस लेते हैं। नकल बाबू बिगड़ गया, गुर्राकर बोला, जाओ, हम इसी बात पर घूस नहीं लेंगे, जो कुछ करना होगा कायदे से करेंगे। वकीलों ने बहुत समझाया कि ऐसी बात ना करो, लंगड़ भगत आदमी है, उसकी बात का बुरा ना मानो, पर उसका गुस्सा एक बार चढ़ा तो फिर नहीं उतरा। सच तो यह है कि रंगनाथ बाबू की लंगड़ ने गलत नहीं कहा था। इस देश में लड़कियां ब्याहना भी चोरी करने का बहाना हो गया है। एक रिश्वत लेता है तो दूसरा कहता है कि क्या करे बेचारा, बड़ा खानदान है, लड़कियां ब्याहनी हैं। सारी बदमाशी का तोड़ लड़कियों के ब्याह पर होता है। जो भी हो, लंगड़ और नकल बाबू में बड़ी हुज्जत हुई। अब घूस के मामले में बात बात पर हुज्जत होती ही है। पहले सधा काम होता था, पुराने आदमी बात के पक्के होते थे, 1 रुपया टिका दो, दूसरे दिन नकल तैयार। अब नए नए स्कूली लड़के दफ्तर में घुस आते हैं और लेन देन का रेट बिगाड़ते हैं। इन्हीं की देखा देखी पुराने आदमी भी मनमानी करते हैं। अब रिश्वत का देना और रिश्वत का लेना दोनों बड़े झंझट के काम हो गए हैं। लंगड़ को भी गुस्सा आ गया। उसने अपनी कंठी छूकर कहा, जाओ बाबू, तुम कायदे से ही काम करोगे तो हम भी कायदे से ही काम करेंगे। अब तुमको एक कानी कौड़ी न मिलेगी। हमने दरखास्त लगा दी, कभी न कभी तो नंबर आएगा ही। उसके बाद लंगड़ ने जाकर तहसीलदार को सब हाल बताया। तहसीलदार बहुत हंसा और बोला, शाबाश लंगड़, तुमने ठीक किया, तुम्हें इस लेन देन में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, नंबर आने पर तुम्हें नकल मिल जाएगी। उसने पेशकार से कहा, देखो लंगड़ बेचारा 4 महीने से हैरान है, अब कायदे से काम होना चाहिए, इन्हें कोई परेशान न करे। इस पर पेशकार बोला, सरकार, ये लंगड़ा तो झक्की है, आप इसके झमेले में ना पड़े। और तब लंगड़ पेशकार पर बिगड़ गया। झाएँ झाएँ होने लगी। किसी तरह दोनों में तहसीलदार ने सुलह कराई। लंगड़ जानता है कि नकल बाबू उसकी दरख्वास्त किसी न किसी बहाने खारिज करा देगा। दरख्वास्त बेचारी तो चींटी की जान जैसी है, उसे लेने के लिए कोई बड़ी ताकत न चाहिए। दरख्वास्त को किसी भी समय खारिज कराया जा सकता है। फीस का टिकट कम लगा है, मिसिल का पता गलत लिखा है, एक खाना अधूरा पड़ा है, ऐसी ही कोई बात पहले नोटिस बोर्ड पर लिख दी जाती है। अगर उसे दी गई तारीख तक ठीक न किया जाए तो दरख्वास्त खारिज कर दी जाती है। इसलिए लंगड़ ने अब पूरी तैयारी कर ली। अब अपने गांव से चला आया है। अपने घर में उसने ताला लगा दिया। खेत पात, फसल, बैल बधिया सब भगवान के भरोसे छोड़ आया। अपने एक रिश्तेदार के यहाँ डेरा डाल दिया और सवेरे से शाम तक तहसील के नोटिस बोर्ड के आसपास चक्कर काटा करता है। उसे डर है कि कहीं ऐसा न हो नोटिस बोर्ड पर उसकी दरख्वास्त की कोई खबर निकले और उसे पता ही न चले। चूके नहीं कि दरख्वास्त खारिज हुई, एक बार ऐसा हो भी चुका है। उसने नकल लेने के कायदे रट डाले हैं, फीस का पूरा चार्ट याद कर लिया। आदमी का जब करम फूटता है तब उसे यानी थाना कचहरी का मुंह देखना पड़ता है। लंगड़ का भी करम फूट गया और इस बार जिस तरह से वह तहसील पर टूटा है, उसे लगता है कि पट्टा नकल लेकर ही रहेगा। रंगनाथ ने अपने जीवन में अब तक काफ़ी बेवकूफ़ियाँ नहीं की थी, इसीलिए उसे अनुभवी नहीं कहा जा सकता। लंगड़ के इतिहास का उसके मन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा और वह भावुक हो गया। भावुक होते ही कुछ करना चाहिए की भावना उसके मन को मथने लगी, पर क्या करना चाहिए इसका जवाब उसके पास नहीं था। जो भी हो, भीतर भीतर जब बात बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो उसने भुनभुनाकर कह ही दिया, ये सब बहुत गलत है, कुछ करना चाहिए। क्लर्क ने शिकारी कुत्ते की तरह झपट कर ये बात दबोच ली। बोला, क्या कर सकते हो रंगनाथ बाबू, कोई क्या कर सकता है, जिसके छिलता है उसी के चुनमुनाता है। लोग अपना ही दुख दर्द ढो ले, यही बहुत है, दूसरे का बोझा कौन उठा सकता है। अब तो यही है कि भैया तुम अपना दाद इधर से खुजलाओ, हम अपना इधर से खुजलाएं। क्लर्क चलने को उठ खड़ा हुआ। प्रिंसिपल ने चारों ओर निगाह दौड़ाकर कहा, बद्री भैया दिखाई नहीं पड़ रहे। वैद्य जी ने कहा, एक रिश्तेदार डकैती में फंस गए हैं। पुलिस की लीला अपरंपार है, जानते ही हो,
बद्री वहीं गया है, आज लौट रहा होगा। सनीचर चौखट के पास बैठा था, मुँह से सीटी बजाते हुए बोला, जब तक नहीं आते तभी तक भला है। प्रिंसिपल साहब भंग पीकर अब तक भूल चुके थे कि आराम हराम है। एक बड़ा सा तकिया अपनी ओर खींच कर बेइत्मीनान से बैठ गए और बोले, बात क्या है? सनीचर ने बहुत धीरे से कहा, कोऑपरेटिव यूनियन में गबन हो गया है। बद्री भैया सुनेंगे तो सुपरवाइजर को खा जाएंगे। प्रिंसिपल आतंकित हो गए। उसी तरह फुसफुसाकर बोले, ऐसी बात है। सनीचर ने सिर झुकाकर कुछ कहना शुरू कर दिया। वार्तालाप की यह वही अखिल भारतीय शैली थी जिसे पारसी थिएटरों ने अमर बना दिया था। इसके सहारे एक आदमी दूसरे से कुछ कहता है और वहीं खड़े हुए तीसरे आदमी को कानों कान खबर नहीं होती है। यह दूसरी बात है कि 100 गज की दूरी पर फैले हुए दर्शकगण उस बात को अच्छी तरह सुनकर समझ लेते हैं और पूरे जन समुदाय में स्टेज पर खड़े हुए आदमी को छोड़कर सभी लोग जान लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। संक्षेप में बात को गुप्त रखने की इस हमारी परंपरागत शैली को अपनाकर सनीचर ने प्रिंसिपल साहब को कुछ बताना शुरू किया, पर वैद्य जी कड़क कर बोले, क्या स्त्रियों की भांति फुसफुस कर रहा है? कोऑपरेटिव में गबन हो गया और कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी यूनियन है जिसमें ऐसा ना हुआ हो? कुछ रुककर वे समझाने के ढंग पर बोले, हमारी यूनियन में गबन नहीं हुआ था, इस कारण लोग हमें संदेह की दृष्टि से देखते थे। अब तो हम कह सकते हैं कि हम सच्चे आदमी हैं। गबन हुआ है और हमने छिपाया नहीं, जैसा है वैसा हमने बता दिया। सांस खींचकर उन्होंने बात समाप्त की। चलो अच्छा ही हुआ, एक कांटा निकल गया, चिंता मिटी। तो अभी आप सुन रहे थे श्री लाल शुक्ल का लिखा उपन्यास रात दरबारी का चौथा भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। अपने कमेंट, अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय माँ भारती।